जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत है क्लास 10th के हिस्ट्री को लेकर के। कल हमने पार्ट 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे जो 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उसी क्रम में हम आज बढ़ रहे हैं पुनः लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसा कि बोर्ड लिखा हुआ है हमें उतना भी नहीं लिखना है, बस आप समझ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए, उसी के अनुसार आप बढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें वीडियो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा प्राप्त कर सकें। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको हर प्रकार की जानकारी आपके अनुसार दी जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है। एक मिनट थोड़ा हमें समय दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग प्रश्न हमारा पहला क्या है। जैसा कि है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग को पता है फ्रांस के मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसकी क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में। इसकी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी, है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। किसके शासनकाल में? लुई सोलहवें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई सोलहवें के शासनकाल में। फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण भी थे। वो कारण क्या है पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो कारण हमारा क्या है? तो सबसे पहला कारण, चलिए सबसे पहला कारण हमारा क्या है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो था उसमें क्या है? दोष युक्त शासन व्यवस्था। मतलब राजा अयोग्य था, है ना। राजा को ध्यान ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी प्रजा क्या कर रही है, हमारे प्रजा के पास धन है, संपदा है या नहीं है। तो कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था। प्रधान का मतलब कि राजा जो चाहता था वही होता था। सारे कार्यभार कौन देखता था? राजा देखता था। और उसके अनुसार आचरण करता था। मतलब किसके अनुसार? वास्तु के अनुसार। मतलब वो ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखता था। कह रहा शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। कर का मतलब होता है प्यारे बच्चों टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब वो पैसा जो लुई सोलहवां था वो कैसे वसूल करता था, इसकी भी व्यथा बहुत दयनीय थी। मतलब वो लोगों से बहुत अत्याचारी माध्यम से कर वसूला करता था। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूला नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य क्या करता था? अधिकारियों के द्वारा कर वसूलता था, है ना। बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली जाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। मतलब सबसे पहले ये होता था कि कौन सा व्यक्ति कितना हमें कर देगा, ये कैसे तय किया जाता था कि कर कौन वसूलेगा। मतलब उसमें बोली लगती थी। क्या लगती थी? बोली, कि हम आपको साल में इतना कर वसूल कर देंगे। तो जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी। और इससे लोगों के अंदर क्या आ गया? असंतोष आ गया। मतलब अब वो चाहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा कुछ अधिकारियों को नियुक्त करे और सभी के साथ समान कर वसूला करे, है ना। इसमें क्या था? जो लोग ज्यादा बोली लगा देते थे वो अपने लालच में लोगों से ज्यादा कर वसूला करते थे कि उनकी भी बचत हो जाए। चलिए उसी क्रम में आगे देखते हैं दूसरा कारण क्या था। तो दूसरा कारण था सामाजिक असमानता। क्या था? सामाजिक असमानता था। क्या था? सामाजिक असमानता। मतलब समाज में असमानता फैली हुई थी, जातियों में मतभेद था। ये सारी कंडीशन वहां पर लागू हो रही थी। कह रहा है फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता भी थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? पहला था प्रथम वर्ग। पहला क्या था? प्रथम वर्ग, जिसमें कुलीन और पादरी वर्ग आता था। कुलीन का मतलब धनवान व्यक्ति और पादरी का मतलब, पादरी व्यक्ति का सीधा सा मतलब है कि किसके? चर्च के अधिकारी आते थे। इसके आते थे चर्च के अधिकारी, जो करों का भुगतान नहीं करते थे। यही लोगों के मन में सबसे बड़ी दुविधा थी कि यदि इनके पास, जैसे धनी लोग हो गए, पादरी वर्ग हो गया, ये कर क्यों नहीं दे रहे। साथ ही साथ जबकि
दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे। मतलब इनमें किसानों को और अन्य श्रमिकों को शामिल किया गया था जो बहुत ही ज्यादा कर का भुगतान करते थे। अब यहीं पर क्या थी, समाज में असमानता फैली थी। जब राजा क्या कर रहा था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, दो जैसे कार्य कर रहे थे, एक जैसा कार्य नहीं हो रहा था, तो उसी में लोग क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और यही आगे चल के क्रांति का कारण बन गई। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए कह रहा अपने शासनकाल में, प्रश्न हमारा क्या है कि अपने शासनकाल में या शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अत्यधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। जब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो गई तो एक नेपोलियन बोनापार्ट का उदय भी होता है। अब नेपोलियन ने क्या कार्य किए जिससे उसकी सामाजिक स्थिति सुधर सके, उसका समाज बदल सके, तो ये सारी घटनाएं। तो कह रहा है अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई सारे बदलाव किए। क्या किए, बहुत सारे बदलाव किए, और वो बदलाव कम काफी रहे, है ना, इतनी ही बदलाव हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत सारे बदलाव उसने देखा, हम देखते हैं उसके बदलाव, है ना। उसी में कुछ को हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहला, चलिए तो सबसे पहला उसने क्या किया, नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। उसने क्या बनाया, नेपोलियन संहिता, मतलब उसने एक संविधान बनाया, एक नियम बनाया जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। उसके द्वारा उसने क्या किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जैसे वो क्या था, जन्म से कैसे, जैसे मान लीजिए पादरी वर्ग का कोई व्यक्ति, पादरी वर्ग का कोई व्यक्ति उस समूह में जन्म लेता है तो उसे भी कर से छूट थी, तो उसने ये सारे काम हटा दिए तथा इनके स्थान पर कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया कि अब जो भी होगा कानून के समक्ष क्या होंगे, समान होंगे, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। हमारे भी क्या है, संविधान में यही तो बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमें दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है ना। तो उसी क्रम में नेपोलियन संहिता ने भी क्या किया था, नेपोलियन ने जो नियम बनाया उसमें क्या था कि सभी को कानून के साथ बराबर अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू की गई। जैसे यदि मान लीजिए कलाकार, विद्वान और देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिए क्या आया प्यारे बच्चों, क्या आया, समान कर व्यवस्था आई। क्या आ गई, समान कर व्यवस्था। इसका मतलब क्या था कि मान लीजिए कोई पादरी वर्ग है, क्या है, कोई पादरी वर्ग है, वो भी उतना ही टैक्स देगा, उतना ही कर देगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए वो कुलीन वर्ग में आता है तो उसे भी टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई टैक्स नहीं देगा। ऐसे भारत में देखा जाए तो भारत में भी टैक्स लग रहा है ना। यदि आपके पास क्या है 5 लाख से अधिक है तो आप टैक्स दे रहे हैं, है ना। जैसे अब हमारे यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि कोई टैक्स नहीं दे रहा है, इनकम टैक्स हो गया, है ना, वस्तु टैक्स हो गया, आप जिस प्रकार का टैक्स है हमारे देश के सभी लोग देते हैं, वैसे इसने भी कह दिया। साथ ही साथ क्या किया इसने, कलाकारों को, विद्वानों को और देश के भक्तों को अर्थात देशभक्तों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। मतलब अब जो फ्रांसीसी नियंत्रण में था उसके अंतर्गत भी इसे लागू किया गया। नेपोलियन ने केवल अपने क्षेत्रों पर ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर भी इस नियम को लागू किया। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इस स्लाइड में क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी को देख लेते हैं हम लोग, ना। चलिए चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या है ना, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं। चलिए हम प्रश्न ही देख लेते हैं, है ना। हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये हमारा कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 3 है। क्या है प्रश्न, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा। चलिए ये हमारा कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 3 है सर। कौन सा है, प्रश्न 3। कह रहा है कि अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग नेतृत्व में क्रांति 1848 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। मतलब ये क्रांति 1848 में ही शुरू हो गई थी, इसको हमें बताना है कुछ उदाहरण देकर के। तो कह रहा हूं तब 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के नेतृत्व में क्रांति आरंभ हो गई। इस संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं, केवल एक ही उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण, जैसे रूढ़वादी हो गया, उदारवादी हो गई। जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो सब क्या होने लगे, अपने लिए नया मांग करने लगे, देश के लिए मांग करने लगे। चलिए देखते हैं उत्तर, हम देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है
ब्रुसेल्स में विद्रोह। ब्रुसेल्स भी एक यूरोपीय देश है, इसमें क्या हुआ, विद्रोह हुआ। कौन कैसे विद्रोह हुए, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है फ्रांस में हुए विद्रोहों ने सेल्स में भी विद्रोह भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं, यूके के नाम से जानते हैं, ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। बेल्जियम किससे अलग हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। किसके कारण, ब्रुसेल्स में जो विद्रोह आया। फिर आया फ्रांस में विद्रोह, इसमें आया फ्रांस में, याद रखिए क्रम याद रखेंगे आप लोग। फ्रांस से कहां पहुंच गया, सॉरी ब्रुसेल्स में कहां पहुंच गया, फ्रांस में पहुंच गया। कह रहा है फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में आरंभ हुआ था। कब हुआ, 1830 में हुआ। नेपोलियन के बाद जब बूब राजा, अजय ब्रूगो होना चाहिए था, है ना, ब्रूगो राजा, जिन्हें रूढ़वादी प्रक्रिया के समय सत्ता बहाली किया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने भगा दिया। किसने भगा दिया, उदारवादी क्रांतिकारियों ने भगा दिया तथा इसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। किसे बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई वो जुलाई 1830 में शुरू हुई। कब शुरू हुई, जुलाई 1830 में शुरू हुई। नेपोलियन के बाद जब बूर्बो वंश के राजा को, जिन्हें क्या था, रूढ़वादी प्रक्रिया के समय सत्ता बहाली किया गया था, उन्हें उदारवादियों ने क्या कर दिया, भगा दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है ना। जैसे घर में क्या होता है, जब कोई बच्चे आ जाते हैं या कोई उपद्रव आप करते हैं तो माता पिता आपको क्या करते हैं, भगाने लगते हैं, घर से भाग जाओ, है ना। या ज्यादा आप कोई दुष्पन करते हैं तो लोग क्या करते हैं, घर वाले आपको भगाने लगते हैं, बाहर जाओ, कुछ समय के लिए थोड़ा खेलाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उदारवादी क्रांतिकारियों ने हमेशा के लिए भगा दिया। इसे अगर आप वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कहा बहुत सारे देशों में बदलाव हुई, है ना। बहुत सारे देशों में राजाओं को भगा दिया गया, वहां के राष्ट्रपतियों को हटा दिया गया, है ना। जैसे आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, है ना। तो जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान में कई बार सत्ता पलट हो गया, है ना। वहां के सैनिकों ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, तो वही सारे कार्य यहाँ पर भी किए गए। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है और कौन सी क्रांति है। चलिए प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं यूनानी स्वतंत्रता। क्या देख लेते हैं, यूनानी स्वतंत्रता देख लेते हैं। यूनान क्या है, एक देश है, ये भी एक क्या है, यूरोपीय देश है। कह रहा है यूनान 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। अब सर ये शताब्दी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, शताब्दी क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये शताब्दी जो होता है वो 100 वर्षों का समूह होता है। कितने वर्षों का, 100 वर्षों का। जैसे इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी, हम है 2000 में, लेकिन चल कितनी रही है, 21वीं, है ना। मतलब जो शताब्दी होती है वो हमेशा 1000 वर्ष पीछे। अगर हम देखें 15वीं शताब्दी तो ये कहां से शुरू हुई होगी, 1401 से लेकर के कहां तक, 1499 तक, है ना, लगभग ऐसे चल रही होगी। अब फिर देखते हैं, कह रहा है ऑटोमन साम्राज्य, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था कौन, यूनान था। यूरोप में हो रहे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति ने यूनानियों को भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में करने पर विवश कर दिया। मतलब जब यूनानियों ने देखा कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी में क्या हुआ, यूनानी भी कूद पड़े कि जब लोग संघर्ष करके अपने यहाँ राजतंत्र को हटा दे रहे हैं, हमारे यहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ रहा है, तो उसने भी क्या कर दिया, विवश कर दिया। इस संघर्ष में निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। जैसे जब भारत, है ना, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर रहा था तो बांग्लादेश को किसका समर्थन मिल रहा था, किसका समर्थन मिल रहा था, भारत का। ऐसे क्या हुआ, यूनानी लोगों को साथ ही साथ पश्चिमी यूरोप के कई देश थे जिनका क्या मिल गया, समर्थन मिल गया, जिनका क्या मिला, समर्थन मिला। अब ये समर्थन कैसा था, आखिर में ये समर्थन कैसा था, तो कह रहा है जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। इसकी संधि में, कुस्तुनतुनिया की संधि में, है ना। कुस्तुनतुनिया की संधि बहुत महत्वपूर्ण है ना। यदि ये संधि कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है ना, कि कुस्तुनतुनिया की संधि किसमें आई या किसके शासनकाल में हुई, कहाँ हुई, तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट में जरूर दें। आशा करते हैं इसको पता ही होगा, है ना। कुस्तुनतुनिया की संधि सभी को पता भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में इसके रूप में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कंपटीशन में भी इसकी बहुत बार जिक्र किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा 4 है।
कह रहा 19वीं सदी में, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। कितने कारणों का? 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। कितने कारणों का? 4 कारणों का हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। चलिए हम उल्लेख कर देते हैं, है ना। कितने कारणों का? 4 कारणों का उल्लेख कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब चलिए बढ़ लेते हैं प्रश्न की ओर अपने, है ना। क्या कह रहा है? 4 उत्तरदायी कारणों को तो क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। तो वही कह रहा है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है ना। मतलब निम्नलिखित क्यों लगाया गया है? ध्यान रखेंगे, ये एक लाइन जो आप ये एक लाइन लिखते हैं ये याद भी होना चाहिए। हर प्रश्न में आप लिख सकते हैं, जैसे जिसमें भी उल्लेख कहे 2-4 चीजें हों उल्लेख करने को, उसमें आप प्रत्येक विषय में ये चीजें लिख सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा? आपके एग्जामिनर के समक्ष आपकी व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित कर दी जाएगी। फिर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव क्या था यूरोप में राष्ट्रवाद आने का? फ्रांसीसी क्रांति। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। किसका? जनतंत्र का। ध्यान रखेंगे, वही भी कई देशों में राजतंत्र है ना, वर्तमान में भी कई देशों में राजतंत्र व्यवस्था पनपी हुई है। अब यही कार्य क्या हुआ? सभी देशों ने अब क्या किया? सभी देशों ने देखा तो सभी लोग किस पर आ गए? जनतंत्र पर, अर्थात लोकतंत्र आने लगा। अगर लोकतंत्र नहीं आया तो वहां पर क्या आया? लोकतंत्र के साथ साथ मान लीजिए नहीं आ रहा है तो वहां क्या आ रहा है? संवैधानिक राजतंत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? संवैधानिक राजतंत्र आ रहा है। कौन सा राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र आ रहा है। फिर आया औद्योगिकीकरण एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव। औद्योगिकीकरण मतलब औद्योगिकीकरण, अब क्या हुआ? मशीनों से कार्य किए जाने लगे। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या हुआ? सारे कार्य मशीनों से किए जाने लगे, मतलब अब लागत कम हो गई, वस्तुओं को बनाने में लागत कम हो गई। कह रहा यह प्रक्रिया यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए औद्योगिक श्रमिक आ गए, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आ गए, है ना। क्या गए? औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर मिलने लगे, व्यवसायी लोग व्यवसाय करने लगे। जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए आई थी? मुख्यतः कपास के लिए आई थी, है ना। लेकिन जब आई तो उसने क्या किया? हमारे यहाँ शासन भी किया। तो वही सारा कार्य सेवा क्षेत्र भी आया। जिससे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र क्या होता है? जो क्या करे? सेवा करे, मतलब वस्तुओं का उत्पादन ना करे, वस्तुओं का उत्पादन ना करे। जैसे आप देखेंगे आपका परिवहन आएगा, क्या आएगा? परिवहन आएगा, बैंकिंग क्षेत्र आएगा। ये सब हमें क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। भले ही हमसे पैसा ले रहे हैं लेकिन हमें हमारी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। परिवहन के माध्यम से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, बैंक आपके धन की सुरक्षा करता है। तो क्या हुआ? औद्योगिकीकरण आ गया और मध्यम वर्ग का प्रभाव भी ज्यादा पड़ गया, जिससे क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद पनपने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा, अगला कारण क्या था इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए अगला कारण क्या है? रोमानीवाद का प्रभाव। किसका प्रभाव? रोमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में रोमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब यूरोप में कब? 18वीं सदी में किसकी संस्कृति आ गई? रोमानी संस्कृति आ गई। जैसे क्या है हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो इस्लाम संस्कृति है ना, और बहुत सारी संस्कृतियां समाज में व्याप्त है हमारे यहाँ। जैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर देश में हो रहा है, ईसाई धर्म चल रहा है ना। तो ये सारे धर्म कहाँ पर आ गए? रोमानीवाद का प्रभाव आया। कहाँ पर? यूरोप में। कब आया? 18वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। जो समाज में एकात्मक मतलब एक लयात्मक, सभी को किसमें जोड़ा गया? एक लय में जोड़ा गया। सभी लोग एक साथ विद्रोह करना भी है कुछ तो। साहित्यिक मतलब अब लोगों के पास साहित्यिक का मतलब तथ्य भी आने लगे। क्या आने लगे? तथ्य भी आने लगे। अब उनके पास किताबें हो गई, लोगों की जानकारियां मिलने लगी। बुद्धिवादी मतलब लोगों के अंदर क्या आ गया? विद्वान भी आ गए। तथा राष्ट्रवादी भावनाओं का एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। मतलब रोमानी संस्कृति क्या चाहती थी कि समाज में क्या आ जाए? एक लयात्मक आ जाए, साथ ही साथ साहित्यिक विकास हो, और क्या हो? बुद्धिवादी विकास, साथ ही साथ राष्ट्रवादी भावना हो, मतलब लोग अपने राष्ट्र के प्रति जिए, है ना। जैसे अभी आप देखा जाए तो यदि आपके सामने कोई भारत की बुराई करने लगता है तो आपके क्या होते हैं? जैसे क्या नहीं जाता गांव में कि क्या खून खोलने लगा, है ना। मतलब आप अपने देश के बारे में कुछ अशब्द नहीं सुन सकते। तो वही सारी भावना क्या है? राष्ट्रवादी भावना है। क्या है? राष्ट्रवादी भावना है। अब इसी का मुख्य रूप से विकास करना चाहते थे, क्योंकि जब लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना आ जाएगी तो अपने देश के पास इतने सहानुभूति हो जाएंगे कि अपने देश की एक बुराई तक नहीं सुन पाएंगे,
और लोगों को उसका क्या देंगे, जवाब भी देंगे। फिर आता है हमारा उदारीकरण। मेरे बच्चों क्या आता है, उदारीकरण। कह रहा है तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून का वकालत करता रहा। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में उनके लिए क्या करने लगा, समान कानून की भी वकालत करने लगा। मतलब जो उदारवादी समूह था, ध्यान रखेंगे, उदारवादी जो समूह था वो अब क्या करने लगा, चलिए प्यारे बच्चों देखिए, उदारवादी जो समूह था अब वो समाज में क्या करने लगा, सभी से कहने लगा कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या हो, समान कानून प्रदान की जाए। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न एक दो बार आप रिवाइजन कर लेंगे, आपके लगभग सारे टॉपिक्स इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ आपके पहले पार्ट का सारा टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, उसे अगले क्लास में पुनः समझा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर हमारा आया कौन सा, प्यारे बच्चों हमारा कौन सा है, 5 है। ये क्या है, 5 है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। चलिए क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि यूरोप में, कहाँ, यूरोप में, ठीक है, कहां पर, अब देखेंगे फ्रांस किस देश किस में पड़ रहा है। अगर हम कहें फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है ना, ये यूरोपीय देश है। तो हम इसमें जितने भी पढ़ेंगे सब किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में। इसके बारे में आपको हर शब्द में यूरोप मिलेगा, आपको हर शब्द में क्या मिलेगा, यूरोप मिलेगा। क्या मिलेगा, हर शब्द में आपको यूरोप अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। कह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान, मतलब किसकी, संस्कृति की, आपकी संस्कृति ने इसको कितना योगदान दिया जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। तो पहला था कार्ल कैस्पर फ्रिटज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण संबंधित चित्र। इन्होंने क्या बताया कि स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करना पड़ता है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी बातों में क्या क्या चीजें बताई। तो इन्होंने क्या बताया, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिटज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेबेक्रेन शहर पर कब्जा है। इन्होंने क्या बताया कि जब फ्रेंच की सेना ने किस शहर पे, ज़ेबेक्रेन शहर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उस समय का दृश्य चित्रण किया गया। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति को किसमें बताया गया कि अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाक पहनते हैं, है ना। मतलब इनकी पोशाक कैसी होती थी, नीली होती है, सफेद होती है, लाल होती है, और इसमें क्या होते हैं, पोशाक में इस वस्त्र में होते हैं जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। यही कार्य भारत में अंग्रेजों द्वारा भी किया गया था, ब्रिटिशों द्वारा भी किया गया था। पता नहीं कितनी महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। वही सारे कार्य यहाँ भी हो रहे थे। कौन कर रहा था, फ्रांसीसी सैनिक कर रहे थे। और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया था। इतनी सारी दर्दनाक कथा का चित्रण किसने किया, कार्ल कैस्पर फ्रिटज का। इन्होंने क्या बनाया, एक चित्र बनाया जिसमें क्या बताया गया, स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जब हमारे यहाँ के स्वतंत्रता की बातें की जाती हैं तो बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। जब हम इतिहास में पहुंचे तो इतिहास में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कई बार स्वतंत्रता के चित्र आपको देखने को मिलते रहेंगे। वही सारे कार्य यहाँ पर भी हो रहा था। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, अगला फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। क्या था, यूटोपिया। अब क्या हुआ, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू, प्यारे बच्चों इनका नाम याद करिएगा कि यूटोपिया के लेखक या यूटोपिया का रचना किसने किया, फ्रेडरिक सारियू ने। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने, 4 चित्रों की एक श्रृंखला। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। क्या क्या, अपने सपनों का एक संसार रचा। उसके शब्दों में जनतांत्रिक, मतलब लोगों, अर्थात जिसे हम लोकतांत्रिक इस समय कहते हैं, लोगों द्वारा चुना गया सरकार हो। सामाजिक गणतंत्र, मतलब समाज अर्थात वह देश अपने फैसले लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो, से मिलकर बना था।
सभी उम्र के और सामाजिक वर्ग के लोग लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसा चित्र बनाया कि लोग क्या है, 4 चित्र उन्होंने बताया। कितने चित्र बनाए? 4। उन्होंने क्या बनाया? जनतांत्रिक बनाया, साथ ही साथ सामाजिक गणतंत्र के रूप में उसे व्याख्यात की। और जो लोग हैं मतलब सभी उम्र, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, जितने भी लोग हैं और सामाजिक वर्ग के जितने भी वर्ग थे, समाज में जितने भी रहने वाले वर्ग थे, सब लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते आ रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया। कि एक आगे स्वतंत्रता की प्रतिमा लगी हुई है, मतलब जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता की मूर्ति लगी होती है ना, वैसे यहाँ मूर्ति लगी है और उसके सामने लोग वंदना कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है यूजीन डेलानोआ का द मैसेकर एट किटास। ये क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी चित्रकार थे। डेलानोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक थे। या एक विशाल चित्र के एक घटना को चित्रित करता है ना। उस घटना के बारे में देख लेते हैं। चलिए प्यारे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा? ये भी हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। कह रहा यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। इसके माध्यम से, चलिए, है ना, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है यूरोप में, कहां? यूरोप में। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, माफ कीजिएगा। यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। कह रहा है अथवा इसी को प्रश्न को दोबारा कैसे पूछा जा सकता है? यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी? व्याख्या करें। यह प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। कह रहा उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों या क्षेत्रीय विस्तारों से नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद युद्ध से आ गया, लोगों ने अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, ऐसे ही राष्ट्रवाद नहीं है। और भी बहुत सारे कारण थे। इसमें हमें मुख्य कारण क्या देखना है? संस्कृति देखना है। क्या देखना है? संस्कृति। बल्कि संस्कृति ने भी इस विकास को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे रोमानीवाद आया। क्या है प्यारे बच्चों? रोमानीवाद आ गया। क्या आया? रोमानीवाद आया। कह रहा है रोमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में विशेष प्रकार की भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना की। उन्होंने क्या कहा कि हमें हर कार्य तर्क से नहीं करना है, हर कार्य विज्ञान से भी नहीं करना है। उन्होंने क्या की? इसकी आलोचना की और उसकी जगह किसको अपनाया? भावना को अपनाया। किसने अपनाया? भावना को अपनाया। अंतर्दृष्टि को और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भावनाओं को भी देखना है कि हमारी भावनाएं क्या हैं। साथ ही साथ अंतर्दृष्टि, जिससे क्या कहा नहीं जाता कि अपनी मन की आंखों से देखिए, हर चीजें बिना सोचे समझे मत कीजिए, मतलब अपने अंदर झांक कर देखिए, है ना। तो उन्होंने क्या बताया? अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद, जो हमारी पुरानी परंपरा है उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, इस पर बल दिया गया। इनका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। मतलब जो सभी लोग क्या हो, सहमत हो, उसी को अपने देश के क्या बना दी जाए? संस्कृति बना दी जाए। क्या बना दी जाए? संस्कृति बना दी जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अब आता है राष्ट्रीय भावना, जो हमें लगता है कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश के पर्व अवश्य होना चाहिए। यदि आप जिस देश में हैं, यदि आपको उसी देश से प्रेम नहीं है तो क्या फायदा उस देश में रहने का? तो वही क्या है? राष्ट्रवादी भावना। क्या है बच्चों? राष्ट्रवादी भावना। कह रहा है भाषा एवं बोलियों तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जैसे अभी आपके सामने आपके देश का नेशनल एंथम बज जाए तो आपके शरीर में अलग सा जुनून आ जाता है। कोई देशभक्ति सॉन्ग आप सुन रहे हैं तो देश में अलग सा जुनून आ जाता है। कोई आपके देश की प्रशंसा करे तो आपके अंदर अलग सा जुनून आ जाता है। तो वही बताया गया कि किसके माध्यम से? बोलियों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया। मतलब जिस प्रकार की भाषा जहां बोली जाती थी उस प्रकार से क्या हुआ? गायन कार्य हुआ, लोगों को एकत्रित किया गया, जिससे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जहां अधिकांश लोग क्या थे? अनपढ़ थे, निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। ऐसा नहीं है कि भारत में ही लोग अनपढ़ हैं, यूरोप में भी हुआ करते थे। कह रहा है भाषा एवं लोक साहित्य है। क्या? भाषा और लोक साहित्य, इसको भी देख लेते हैं। क्या है भाषा एवं लोक साहित्य? भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया। कौन सी भाषा का? ध्यान रखेंगे, रूसी कब्जे के बाद, इसके रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को समाप्त कर दिया गया।
तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया गया। क्या बनाया गया? रूसी भाषा को एक हथियार बनाया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। क्या हुई? देखी जाने लगी। प्यारे बच्चों, चलिए इतने ही क्वेश्चन पर हम अपना वाणी विराम करते हैं और अगले क्लास में इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ, इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हम क्या देख लेते हैं? एक छोटा सा मोटिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर बच्चे ऊब जाते हैं। तो चलिए, तब तक आप इसे देखना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने ले लिया होगा, है ना। अब हम अपने क्लास को एक मोटिवेशन के साथ बंद करते हैं। जैसे क्या कहा गया? मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होता है? जान होता है। यदि आपके अंदर जान नहीं है, आपके सपनों में जान नहीं है, आप अपने सपनों के लिए जी नहीं रहे हैं, तो आपको मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो उसको हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो वही कहा गया, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता। उड़ान किससे होती है? हौसलों से होती है। यदि आपके अंदर हौसला है तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने ठान लिया कि हमें ये लक्ष्य लेना है, तो ये लक्ष्य आप लेकर के रहेंगे। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। यदि आप ये चीजें प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर जुनून अवश्य होनी चाहिए। और मोटिवेशन कोई किसी को नहीं दे सकता, मोटिवेशन खुद के अंदर होनी चाहिए। आप रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर मतलब क्या आपके अंदर मोटिवेशन है? आप कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी बताएं, जिससे हम आने वाले समय में उसे दूर कर सकें। और अगर आपको इससे भी ज्यादा कंटेंट चाहिए, इससे भी अच्छा कंटेंट चाहिए, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। यदि आपको चैनल अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये विषय केवल 10th तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री आपको प्रत्येक स्थान पर मिलता है ना। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा जोश के साथ। धन्यवाद।